सफलता कार्य इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम फिर मनोविज्ञान के कुछ प्रश्न लेकर आए हैं। आपका पहला प्रश्न है कि किस वर्ष भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में रखा गया। तो आपका ऑप्शन नंबर ए है 1974, ऑप्शन नंबर बी है 1975, ऑप्शन नंबर सी है 1976 और ऑप्शन नंबर डी है 1977। तो इसमें आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी आपका ऑप्शन होगा। अब कह रहा है कि राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची, तो वह संशोधन कौन सा था? तो वह संशोधन था 42वां संविधान संशोधन। कौन सा संशोधन था? 42वां संविधान संशोधन सर 1976 में शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में रखा गया। ठीक, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। कह रहा है भारतीय संविधान में उल्लिखित राज्य के नीति निदेशक तत्वों के किस अनुच्छेद के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 45, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 46, ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 47 और ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 48। तो दोस्तों, अनुच्छेद 45 के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का उल्लेख किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा का प्रमुख स्तर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है प्राथमिक स्तर, ऑप्शन नंबर बी है माध्यमिक स्तर, ऑप्शन नंबर सी है उच्च स्तर और ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, शिक्षा का प्रमुख स्तर प्रारंभिक स्तर भी है, माध्यमिक स्तर भी है और उच्च स्तर भी है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा का कौन सा स्तर शिक्षा व्यवस्था की आधारशिला है? तो ऑप्शन नंबर ए है उच्च, ऑप्शन नंबर बी है माध्यमिक, ऑप्शन नंबर सी है प्रारंभिक, ऑप्शन नंबर डी है पूर्व प्रारंभिक। दोस्तों, शिक्षा का कौन सा स्तर शिक्षा व्यवस्था की आधारशिला है? तो पूर्व प्रारंभिक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका होगा इसमें राइट आंसर। ठीक, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है शिक्षकों का प्रमुख उत्तरदायित्व कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए है नियमित समय से स्कूल में उपस्थित होना, ऑप्शन नंबर बी है पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाना और उसे पूरा करना, ऑप्शन नंबर सी है प्रत्येक के बच्चे की सीखने की योग्यता का आकलन करना और ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। दोस्तों, शिक्षकों का प्रमुख कार्य नियमित समय से स्कूल में उपस्थित होना, यह भी सही है। पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाना और उसे पूरा करना, यह भी सही है। प्रत्येक बच्चे की सीखने की योग्यता का आकलन करना, यह भी सही है। तो इसमें दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाल अधिकारों का संरक्षण किस अधिनियम के अंतर्गत किया जाता है? तो बाल अधिकारों का संरक्षण किस अधिनियम के अंतर्गत किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है अधिनियम 2002, ऑप्शन नंबर बी है अधिनियम 2003, ऑप्शन नंबर सी है अधिनियम 2004 और ऑप्शन नंबर डी है अधिनियम 2005। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अधिनियम 2005। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय बाल नीति की घोषणा कब की गई? तो राष्ट्रीय बाल नीति की घोषणा कब की गई? आपका ऑप्शन नंबर ए है 22 अगस्त 1947, ऑप्शन नंबर बी है 22 अगस्त 1948, ऑप्शन नंबर सी है 21 जुलाई 1949 और ऑप्शन नंबर डी है 21 जुलाई 1951। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 22 अगस्त 1947। ठीक, अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा बाल अधिकारों की घोषणा कब की गई? तो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा बाल अधिकारों की घोषणा कब की गई? ऑप्शन ए है 20 नवंबर 1985, 20 नवंबर 1989, 21 सितंबर 1992 और ऑप्शन नंबर डी है 11 दिसंबर 1992। तो दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा बाल अधिकारों की घोषणा 20 नवंबर 1989 को की गई। आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ठीक है, और कहा गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 20 नवंबर 1989 को बाल अधिकारों की घोषणा की गई, जिसे भारत सरकार द्वारा 11 दिसंबर 1992
को अंगीकृत किया गया? भारत सरकार द्वारा 1992 को अंगीकृत किया गया। 11 दिसंबर 1992 को भारत सरकार द्वारा अंगीकृत किया गया। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध काल में बौद्ध मठों में शिक्षा प्रदान की जाती थी किस भाषा में आखिर में? ऑप्शन नंबर ए है संस्कृत भाषा में, ऑप्शन नंबर बी है हिंदी भाषा में, ऑप्शन नंबर सी है पाली भाषा में, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। तो जानते हैं बौद्ध की भाषा पाली थी, तो दोस्तों यहाँ आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किस भाषा में? पाली भाषा में। ठीक, अगला क्वेश्चन है कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब की गई? तो कोलकाता में फोर्ट विलियम की स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर ए है 1780, ऑप्शन नंबर बी है 1785, ऑप्शन नंबर सी है 1790, ऑप्शन नंबर डी है 1800। तो कब की गई? 1800 ईस्वी में। कब की गई कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना? 1800 ईस्वी में। अब इसमें ये भी है कि आखिर में किसने किसके स्थापना करवाई? तो तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली ने। किसने? तत्कालीन जो उस समय गवर्नर थे हमारे जनरल लॉर्ड वेलेजली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में करवाई थी। ठीक, अगला क्वेश्चन, कलकत्ता मद्रासा तथा बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? क्या कलकत्ता मद्रासा तथा बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए है 1781 तथा 1791, ऑप्शन नंबर बी है 1791 तथा 1800 ईस्वी में। 1700 ऑप्शन नंबर बी है 1791 तथा 1800 में, ऑप्शन नंबर सी है 1800 तथा 1811 में, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा। 1781 में कलकत्ता मदरसा तथा 1791 में बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना हुई। 1781 में कलकत्ता मदरसा तथा 1791 में बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन नंबर ए है भारतीय नागरिकों को शिक्षित करना, ऑप्शन नंबर बी है कंपनी के असैनिक कर्मचारियों की पूर्ति हेतु शिक्षा प्रदान करना, ऑप्शन नंबर सी था धर्म का प्रचार करना, और ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कंपनी के असैनिक कर्मचारियों की पूर्ति हेतु शिक्षा प्रदान करना। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना का उद्देश्य था अर्धसैनिक कर्मचारियों के लिए भारतीय भाषाओं, हिंदी, मुस्लिम कानून एवं भारतीय इतिहास की शिक्षा प्रदान करना था। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय शिक्षा आयोग का गठन कब किया गया? तो दोस्तों भारतीय शिक्षा आयोग का गठन ऑप्शन नंबर ए है 1880, ऑप्शन नंबर बी है 1881, ऑप्शन नंबर सी है 1882, ऑप्शन नंबर डी है 1883। तो दोस्तों भारतीय शिक्षा आयोग का गठन 1882 में किया गया। कब किया गया? 1882 में। लॉर्ड रिपन ने भारतीय शिक्षा की समस्याओं को दूर करने तथा जनसाधारण की शिक्षा का प्रसार करने के लिए 1882 में भारतीय शिक्षा आयोग इंडियन एजुकेशन कमीशन का गठन किया था। किसने गठन किया था? लॉर्ड रिपन ने। ध्यान दीजिएगा, भारतीय शिक्षा आयोग का गठन लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोठारी कमीशन का गठन कब हुआ? को बात कर रहा है कोठारी कमीशन का गठन कब हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए है 1964, ऑप्शन नंबर बी है 1974, ऑप्शन नंबर सी है 1966 और ऑप्शन नंबर डी है 1976। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 1964। क्या हो जाएगा? 1964। ठीक है, तो 14 जुलाई 1964 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर डी.एस. कोठारी, ध्यान से सुनिएगा, प्रोफेसर डी.एस. कोठारी की अध्यक्षता में भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया, जिसे कोठारी कमीशन भी कहते हैं। 14 जुलाई 1964 को विश्वविद्यालय अनुदान के अध्यक्ष, आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर डी.एस. कोठारी की अध्यक्षता में भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया था, जिसे हम कोठारी कमीशन भी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निर्माण की घोषणा किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है वर्ष 1985, ऑप्शन नंबर बी है वर्ष 1986, ऑप्शन नंबर सी है वर्ष 1987 और ऑप्शन नंबर डी है वर्ष 1988। तो दोस्तों
राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा 1986 में की गई, वर्ष 1986 में की गई। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा स्कूली छात्रों का शैक्षिक बोझ कम करने के तरीके सुझाने हेतु यशपाल समिति का गठन किस वर्ष किया गया? तो वर्ष 1990, ऑप्शन नंबर बी है वर्ष 1991, ऑप्शन नंबर सी है वर्ष 1992 और ऑप्शन नंबर डी है वर्ष 1993। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका वर्ष 1992। ठीक, तो भारत सरकार ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा 1992 में, कब? 1992 में स्कूली छात्रों का शैक्षिक बोझ कम करने के तरीके सुझाने के लिए यशपाल समिति का गठन किया गया था। अब आपसे क्वेश्चन यह भी पूछ सकता है कि यशपाल समिति का गठन किस लिए किया गया? तो किस लिए किया गया? सरकारी स्कूल छात्रों को शैक्षिक बोझ कम करने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यशपाल समिति ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? तो ऑप्शन नंबर आपका ए है 15 जुलाई 1992, ऑप्शन नंबर बी है 15 जुलाई 1993, ऑप्शन नंबर सी है 9 अगस्त 1994, ऑप्शन नंबर डी है 9 जुलाई 1988। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 15 जुलाई 1993 को यशपाल समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। ठीक, अगला क्वेश्चन है हंटर आयोग किससे संबंधित है? हंटर आयोग किससे संबंधित है? तो हंटर आयोग ऑप्शन नंबर ए है प्राथमिक शिक्षा, ऑप्शन नंबर बी है माध्यमिक शिक्षा, ऑप्शन नंबर सी है उच्च प्राथमिक शिक्षा और ऑप्शन नंबर डी है उच्चतर शिक्षा। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हंटर आयोग किससे संबंधित है? प्राथमिक शिक्षा से। और हंटर आयोग का गठन कब किया गया था? 1882 में। कब किया गया था हंटर आयोग का गठन? 1882 में हंटर आयोग का गठन किया गया। और किसके द्वारा? लॉर्ड रिपन के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड रिपन। किसके द्वारा? लॉर्ड रिपन के द्वारा। कब किया गया? लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया। ठीक है, 1882 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 कितने अध्याय में विभक्त है? तो राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 कितने अध्याय में विभक्त है? ऑप्शन नंबर ए 3 अध्याय, ऑप्शन नंबर बी 4 अध्याय, ऑप्शन नंबर सी 5 अध्याय, ऑप्शन नंबर डी 6 अध्याय। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी 5 अध्याय। कितने अध्याय में विभक्त है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका 5 अध्याय। तो उस 5 अध्याय, प्रथम अध्याय है परिप्रेक्ष्य, द्वितीय अध्याय है, ध्यान दीजिएगा, प्रथम अध्याय है परिप्रेक्ष्य। क्या है? परिप्रेक्ष्य। ठीक, द्वितीय अध्याय है आपका सीखना और सिखाना, तीसरा अध्याय है पाठ्य चर्चा के स्कूल की अवस्थाओं और आकलन। ठीक, चतुर्थ अध्याय है विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण और आपका पंचम अध्याय है व्यवस्थागत सुधार। ठीक है, तो ये आपके 5 अध्याय में राष्ट्रीय रूपरेखा पाठ चर्चा 2005 विभक्त है। अगला क्वेश्चन है बेसिक शिक्षा परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बेसिक शिक्षा परियोजना का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए है विद्यालय सुलभ कराना, ऑप्शन नंबर बी है नामांकन, ऑप्शन नंबर सी है सतत शिक्षा और ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। ठीक है, तो दोस्तों बेसिक शिक्षा का परियोजना का उद्देश्य था कि विद्यालय सुलभ कराना सभी बच्चों को, नामांकन सभी बच्चों का और सतत शिक्षा। ठीक है, यानी कि निरंतर शिक्षा दी जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं बेसिक शिक्षा परियोजना के कितने अंग हैं? बेसिक शिक्षा परियोजना के कितने अंग हैं? तो बेसिक शिक्षा परियोजना के दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है 2, ऑप्शन नंबर बी है 3, ऑप्शन नंबर सी है 4 और ऑप्शन नंबर डी है 5। तो बेसिक शिक्षा परियोजना के मुख्यतः दोस्तों केवल 3 अंग हैं। कितने? 3 अंग हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। कौन कौन से हैं वह? संस्थागत क्षमता में वृद्धि, गुणवत्ता में सुधार और तीसरा है बेसिक शिक्षा तक पहुंच में सुधार। ठीक है, पहला है इसमें संस्थागत क्षमता में वृद्धि, दूसरा है गुणवत्ता में सुधार तथा पूर्णता और तीसरा है बेसिक शिक्षा तक पहुंच में सुधार। अगला क्वेश्चन बेसिक शिक्षा के प्रमुख शिक्षण बिंदु कौन से हैं? तो बेसिक शिक्षा के प्रमुख शिक्षण बिंदु कौन से हैं? ऑप्शन नंबर ए राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का सुदृढ़ीकरण, ऑप्शन नंबर बी है राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना, ऑप्शन नंबर सी है
प्रत्येक जिले में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना। और ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों बेसिक शिक्षा के प्रमुख शिक्षण ये तीन के तीनों हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल हम कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके फिर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।